दो बच्चे दोस्तों की एक ऐसी कहानी जहाँ एक मालकिन है तो दूसरी नौकरानी। उनकी जिंदगी आपस में टकराती है, दोनों परेशानियों से जूझते हैं और एक ऐसी गंभीर समस्या को समाज के सामने लाते हैं जिसे आपको भी जरूर देखना चाहिए। मूवी स्ट्राइप ले आई है 2004 की समांथा, IMDb 7। कहानी की शुरुआत लगभग 120 साल पहले होती है, यानी 1904 के आसपास न्यूयॉर्क के एक अमीर इलाके में। यही रहती है समांथा नाम की एक लड़की। वो अपनी नानी के साथ रहती है। समांथा का परिवार बहुत अमीर है, लेकिन उसे इस बात का इतना सा भी घमंड नहीं। बचपन से ही उसके मन में प्यार, सहानुभूति और विनम्रता की भरमार थी। समांथा का पड़ोसी है उसी का ही हम उम्र एडी। वो भी एक अमीर परिवार का लड़का है, लेकिन उसमें बहुत घमंड होता है। वो हमेशा किसी न किसी वजह से समांथा के साथ झगड़ा करता। समांथा सभी से प्यार करती, लेकिन ना जाने क्यों उसे ये एडी लड़का बिल्कुल भी नहीं पसंद। एक दिन एडी के घर पर एक गरीब परिवार काम करने आया है। एक पिता अपनी 3 बेटियों के साथ बहुत दूर से यहाँ आया है। उन्हें यहाँ एक छोटी सी झोपड़ी में रहने को दिया गया और वो अब से एडी के घर पर काम करेंगे। समांथा ने जाकर एडी से पूछा कि वो लोग कौन है। एडी ने गर्व से कहा, ये लोग, ये हमारे यहाँ काम करने आए हैं और सबसे बड़ी लड़की मेरे सारे काम करेगी। समांथा हैरान होकर कहती है, इतनी छोटी छोटी लड़कियाँ काम कैसे करेंगी? उनका पिता उनके लिए काम करेगा ना। लेकिन एडी बोला, नहीं नहीं, मेरी माँ ने कहा है कि ये छोटी लड़कियां ही हमारे घर के सारे काम करेंगी। फिर वो मजाक से अपनी गुलेल से उनकी झोपड़ी की खिड़की तोड़ देता है और सारा दोष उन लड़कियों को देने लगा कि उन्होंने ये खिड़की तोड़ी है। ये देखकर समांथा बहुत गुस्सा हो गई और डांटते हुए कहती है, मैंने सब देखा है, तुमने खिड़की खुद तोड़ी है और अगर तुमने उन्हें फिर से परेशान किया तो मैं तुम्हारी माँ को बता दूंगी कि तुम उनके स्कार्फ को पतंग बनाकर उड़ा रहे थे। एडी डर कर वहाँ से भाग गया। समांथा ने फिर उस लड़की से कहा, अगर एडी तुम्हें फिर से परेशान करे तो तुम मुझे बताना, मैं उसका पूरा हिसाब किताब ठीक कर दूंगी। फिर उसने अपना परिचय दिया, मैं समांथा हूँ और यहाँ अपनी नानी के साथ रहती हूँ। तुम्हारा नाम क्या है? तुम लोग कहाँ से आए हो? नेली ने अपना नाम बताया और अपनी बहनों का भी परिचय दिया। वो है ब्रिगेड और छोटी जेनी। हम यहाँ बाबा के साथ काम करने आए हैं। समांथा बोली, ठीक है, अगर कुछ चाहिए तो मुझे बताना। अब मेरी नानी मुझे बुला रही है, मैं जाती हूँ। हाँ, इतना कहकर वो दौड़ते हुए अपने घर की ओर चली गई। यहाँ समांथा की नानी समांथा से बहुत प्यार करती है। समांथा ने नानी को बताया कि एडी के घर 3 लड़कियाँ काम करने आई है, जिनमें से एक मेरी उम्र की है। तब उसकी दादी बोली, अच्छा ठीक है, लेकिन अब तुम्हारे पियानो क्लास का समय हो गया है, और प्यार से उसे पियानो बजाने को कहती है। इधर दूसरी ओर नेली को एक यूनिफॉर्म पहनाकर काम पर लगा दिया गया। समांथा पियानो क्लास खत्म करने के बाद नेली से मिलने जाती है। नेली को बुलाकर समांथा ने कहा, मुझे मिस क्यों कहती हो? मेरा नाम समांथा है, बस नाम लेकर बुलाओ। नेली बोली, नहीं मिस, हम कभी अपने मालिकों को नाम से नहीं बुला सकते। जहाँ हम पहले काम करते थे वहाँ भी सबको मिस या मैम कहकर बुलाते थे। तुम पहले कहाँ रहती थी? नेली ने बताया, हम न्यूयॉर्क शहर में रहते थे। मैं और मेरे बाबा एक फैक्ट्री में काम करते थे। बाद में मेरी माँ ने मुझे घर का काम सिखाया। क्या तुम्हारी माँ भी यहाँ काम करती है? समांथा ने पूछा। नेली का चेहरा अचानक उदास हो जाता है और बोली, नहीं मिस, मेरी माँ गुजर चुकी है। ये सुनकर समांथा नेली का दर्द समझ जाती है, क्योंकि उसके भी अपने माँ बाप नहीं है। एक नाव दुर्घटना में वो मारे गए थे, लेकिन उसने नेली को ये नहीं बताया। वो सिर्फ इतना कहती है, तुम चाहो तो मेरी किताबें लेकर पढ़ सकती हो। मैं पढ़ना लिखना कुछ भी नहीं जानती, मैं तो कभी स्कूल भी नहीं गई, सिर्फ घर के काम जानती हूँ, नेली ने कहा। समांथा कहती है, कोई बात नहीं, जब मैं स्कूल जाऊंगी तो तुम्हें भी पढ़ाऊंगी। नेली बहुत खुश हो गई और कहा, धन्यवाद मैम। समांथा ने फिर से कहा, प्लीज मुझे अब से मिस या मैम मत कहो, हम दोस्त है ना, बस समांथा कहकर बुलाओ। नेली ने भी सहमति दी, ठीक है समांथा। इसके बाद से वो अच्छे दोस्त बन जाते हैं। समांथा के एक अंकल है डेविड, उसकी माँ का भाई। वो न्यूयॉर्क शहर में रहते हैं और समांथा से बहुत प्यार करते हैं। कभी कभी वो उसके लिए अलग अलग तोहफे भी भेजते। समांथा भी उन्हें बहुत पसंद करती है और हमेशा उनके आने का इंतजार करती। एक दिन डेविड ने समांथा के लिए एक स्लाइडर प्रोजेक्टर भेजा, जिसमें तस्वीरें 3D में देखी जा सकती है। उस समय के लिए ये एक अद्भुत मनोरंजन का साधन था, क्योंकि तब VR या सिनेमा जैसा कुछ भी नहीं था। इस प्रोजेक्टर में आईफल टावर की तस्वीरें भी थी। जब समांथा ने ये तस्वीरें देखी तो वो पूरी तरह मंत्रमुग्ध हो जाती है। उसने ये जाकर तुरंत नेली को भी दिखाया।
नेली को ये देखकर बहुत ही मजा आता है। समांथा बताती है कि ये उसे उसके अंकल ने दिया है और फिर आगे कहने लगी कि वो अपने अंकल को कितना पसंद करती है। नेली ने कहा, तुम्हारी बातों से सुनकर तो लगता है कि तुम अपने माँ बाबा से भी ज्यादा अपने अंकल को पसंद करती हो। समांथा थोड़ी चुप हो गई। नेली ने सोचा शायद उसने कुछ गलत कह दिया। क्या मैंने कुछ गलत कहा? पूछने पर समांथा धीरे से कहती है, तुम्हारी तरह मेरे भी माँ बाबा दोनों एक नाव दुर्घटना में मारे गए। नेली को समांथा के लिए दुख होता है और सोचती है कि कम से कम मेरे बाबा तो है, लेकिन समांथा का तो कोई नहीं। वो समांथा को सांत्वना देती है। समांथा कहती है, अरे कोई बात नहीं, मेरे अंकल है ना, वो मुझे माँ बाप जैसा प्यार करते हैं। दोनों देर तक बातें करती है और समांथा यहाँ हमेशा अपने अंकल के आने का इंतजार करती। इसी तरह कई दिन बीत गए। अब तक समांथा नेली को काफी कुछ पढ़ना लिखना सिखा चुकी है। इतना ही नहीं, काम के दौरान वो नेली के साथ भी रहती है। समांथा सिर्फ नेली के साथ ही नहीं बल्कि उसके पूरे परिवार के साथ भी आसानी से घुल मिल गई। जब भी वो जाती है तब वो हमेशा उनके लिए कुछ न कुछ खाना लेकर जाती। वो उनकी देखभाल भी करती। ये सब देखकर नेली के पिता भावुक होकर उसे धन्यवाद देने जाते हैं। समांथा बोली, हम सब दोस्त हैं अंकल, प्लीज मुझे धन्यवाद देकर अलग मत कर दीजिए। तभी गाड़ी की आवाज आई और समांथा खुशी से नाचने लगी क्योंकि वो उसके प्यारे अंकल डेविड की गाड़ी है। ठीक है, कल मिलेंगे, हाँ अभी मेरे अंकल आ गए हैं। इतना कहकर वो दौड़ते हुए अपने घर की ओर भागी और सीधे जाकर अपने अंकल को गले लगाती है। डेविड भी उसे अपनी बेटी की तरह प्यार करता है, लेकिन इस बार वो एक लड़की को अपने साथ लाया है। उसका नाम कॉर्नेलिया है, जिससे वो शादी करने जा रहा है। हालांकि समांथा ये सुनकर ज्यादा खुश नहीं होती। वो समझ नहीं पाती कि उसका मन क्यों भारी हो गया है। फिर कॉर्नेलिया समांथा के पास जाकर कहती है, तुम्हारे अंकल डेविड हमेशा तुम्हारे बारे में बात करते हैं। तुम्हारे साथ मिलने की मेरी बहुत इच्छा थी, इसीलिए आज मैं डेविड के साथ आई हूँ। वो समांथा को एक किताब तोहफे में देती है और बहुत अच्छे से बात भी करती है, जैसे वो उसे पहले से ही जानती हो। लेकिन समांथा के मन में एक अजीब सी असहजता बनी है। उसे समझ नहीं आ रहा कि ऐसा क्यों हो रहा है। चाहे कॉर्नेलिया उसके साथ कितने भी अच्छे व्यवहार करे, समांथा को वो बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। इसके बाद डेविड ने कॉर्नेलिया को अपनी माँ से मिलवाया। उन्होंने भी उसका स्वागत किया। कॉर्नेलिया जब फ्रेश होने गई तब डेविड की माँ ने कहा, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि तुम आ रहे हो? अगर मुझे पता होता कि कॉर्नेलिया आ रही है तो मैं एक अच्छी सी पार्टी का इंतजाम करती। डेविड ने कहा, माँ मैं चाहता था कि आपके लिए एक सरप्राइज रखूं। इसके बाद डेविड ने समांथा से पूछा, आंटी कैसी लगी तुम्हें? समांथा कुछ नहीं कहती, लेकिन जब डेविड ने उसे थोड़ा बाहर टहल आने को कहा तो उसके चेहरे पर तुरंत मुस्कान आ जाती है, क्योंकि उसे पता है कि जब अंकल आते हैं तो वो उसे कार में लेकर घुमाने ले जाते हैं। ये चीज उसे बहुत पसंद है। फिर दोनों साथ में लंबी ड्राइव पर निकल पड़े। उस रात डेविड ने डिनर टेबल पर माँ से कॉर्नेलिया से शादी की अनुमति मांगी और तय हुआ कि 1 महीने के अंदर शादी हो जाएगी। लेकिन यहाँ से समांथा का मन उदास हो गया। शायद उसे लगता है कि शादी के बाद अंकल उसे भूल जाएंगे। कुछ दिन बाद डेविड समांथा के पास जाकर पूछता है, क्या हुआ, तुम कुछ दिनों से इतनी चुप क्यों हो? मुझसे ठीक से बात भी नहीं कर रही। अचानक डेविड ने क्या देखा कि समांथा एक जगह की तस्वीर की ओर देख रही है। वो कहता है, अरे अरे, मैं तो भूल ही गया था कि तुम्हें इस जगह पर लेकर जाने वाला था। मुझे माफ कर दो, मैं बहुत कुछ भूल जाता हूँ, लेकिन तुम्हें मैं वहाँ लेकर जरूर जाऊंगा। समांथा तब थोड़े आंसुओं के साथ कहती है, हाँ शादी के बाद तो आप मुझे भी पूरी तरह से भूल जाओगे, तब सिर्फ कॉर्नेलिया याद रहेगी, समांथा नहीं। डेविड ने तब कहा, अरे तुम क्या कह रही हो? अब समझ पा रहा हूँ कि तुम इतनी उदास क्यों हो। कॉर्नेलिया बहुत अच्छी लड़की है, वो छोटे बच्चों को बहुत प्यार करती है, खासकर तुम्हें। अगर तुम उसके साथ कुछ दिन रहोगी तो समझ जाओगी कि वो तुम्हारा कितना ख्याल और प्यार करती है। और हाँ, एक बात याद रखो, तुम ही मेरी सब कुछ हो। तुम्हारे प्रति मेरा प्यार कभी कम नहीं होगा। मैं हमेशा तुम्हारा प्यारा अंकल रहूंगा। लेकिन डेविड की इन बातों से भी समांथा दिल से कॉर्नेलिया को स्वीकार नहीं कर पाती। फिर उसने जाकर नानी से पूछा, क्या आप कॉर्नेलिया को पसंद करती है? हाँ बेटा, वो तुम्हारी आंटी बनने जा रही है और हमारे परिवार का हिस्सा भी। इसमें हमें खुश होना चाहिए। लेकिन तुम अचानक मुझसे ऐसे सवाल क्यों पूछ रही हो? नहीं नहीं, कुछ नहीं, बस यूं ही पूछा था, समांथा ने कहा और फिर नेली के साथ खेलने चली जाती है। इसी दौरान कॉर्नेलिया 2 तरह के केक लेकर आई और समांथा को चखने को कहा।
यहाँ नेली डर रही है कि कहीं कॉर्नेलिया उसे समांथा के साथ खेलने के लिए डांट ना दे। वो वहाँ से जाने का सोच ही रही थी कि तभी कॉर्नेलिया ने ममता भरे स्वर में कहा, अरे तुम कहाँ जा रही हो? तुम भी चक्कर बताओ ना, कौन सा फ्लेवर अच्छा है? नेली थोड़ा हिचकिचाते हुए चखती है। मैडम, दोनों ही अच्छे हैं, लेकिन मुझे लेमन फ्लेवर ज्यादा पसंद है। समांथा भी बोली, हाँ लेमन वाला अच्छा है, हालांकि कुछ खास नहीं है, लेकिन चलता है। कॉर्नेलिया खुश होकर बोली, ठीक है, तो आज के फंक्शन के लिए लेमन फ्लेवर का ही केक कटेगा। फिर उसने मजाक में कहा, ये बचा हुआ केक किसे देंगे? कुत्तों को? समांथा बोली, नहीं, हमारे घर में तो कोई कुत्ता नहीं है। अब मासूम नेली ने कहा, मैडम अगर कुत्ते केक खाएंगे ना तो उनका पेट दुखेगा। तब समांथा ने झट से कहा, कुत्ते को मत दो, हमें दे दो, हम बांटकर खाएंगे। कॉर्नेलिया ने खुश होकर केक उन्हें दे दिया। इसके बाद नेली ने कहा, तुम तो कहती थी कि आंटी बुरी है, लेकिन वो तो बहुत अच्छी है। तुम तो उनके साथ नहीं रहती हो ना, इसीलिए समझ नहीं पाती। मैं उसे बिल्कुल पसंद नहीं करती। जवाब में समांथा ने कहा। उस रात डेविड ने माँ से बोला, मैं समांथा को एक ट्रिप पर ले जाने वाला था, लेकिन देखो ना, काम के दबाव में भूल गया। वो अभी भी मुझसे नाराज और उदास है। मैं सोच रहा हूँ कि शादी के बाद कॉर्नेलिया, समांथा और मैं सब मिलकर न्यूयॉर्क चले जाएं। वहाँ हम उसकी अच्छी देखभाल भी कर पाएंगे। नानी भी इस बात से सहमत है, मगर समांथा ये सब सुनकर बहुत दुखी हो जाती है। सबके सो जाने के बाद वो चुपके से बाहर निकली और नेली से मिली। मेरे अंकल मुझे हमेशा के लिए न्यूयॉर्क ले जाना चाहते हैं। मैं तुमसे दूर नहीं जाना चाहती नेली। नेली भी उसे प्यार से सांत्वना देती है। फिर समांथा बोली, जब भी मुझे रोना होता है मैं अपने बोट हाउस चली जाती हूँ। तुम क्या मेरे साथ चलोगी? नेली ने भी हामी भर दी। अब दोनों साथ में बोट हाउस चले गए। समांथा बताती है, जब मेरे माँ बाबा जिंदा थे मैं अक्सर यहाँ आती थी। मेरी कई यादें यहाँ से जुड़ी है। मुझे यहाँ रहना बहुत पसंद है, लेकिन माँ के मरने के बाद से नानी मुझे यहाँ आने नहीं देती। फिर भी मैं छुप छुप कर यहाँ आ जाया करती। यहाँ आकर मुझे ऐसा लगता कि मैं अपने माँ बाबा के साथ हूँ। फिर आगे कहा, अगर न्यूयॉर्क चली गई तो फिर मेरा तुमसे और मिलना नहीं होगा। नेली ने कहा, अरे मिलना ना हुआ तो क्या हुआ, अब मैं पढ़ाई करती हूँ, हम दोनों खत लिखकर बातें करेंगे। और इसी तरह बातें करते करते दोनों वहीं सो गए। अगली सुबह सभी उन्हें ढूंढते ढूंढते बोट हाउस पहुंचे। एडी की माँ भी वहाँ आती है और नेली को वहाँ देख एडी की माँ उसे खूब डांटती है और कहती है, आइंदा से अगर फिर से ऐसी कोई चीज सुनी तो मैं तुम्हें और तुम्हारे पूरे परिवार को यहाँ से निकाल दूंगी। और फिर गुस्से में वहाँ से चली गई। नेली रो पड़ी। समांथा की नानी को कहती है, मुझे माफ कर दीजिए मैडम, मैं फिर कभी ऐसी गलती नहीं करूंगी। नेली को यूं रोता देख समांथा की नानी का भी दिल टूट जाता है। मत रो, तुम्हारी कोई गलती नहीं है, मैं सब जानती हूँ। चिंता मत करो, तुम्हें या तुम्हारे परिवार को कोई नहीं निकालेगा। तभी समांथा नेली से कहने लगी, देखो ये सब मेरी वजह से हुआ है, मुझे माफ कर दो तुम। और दोनों ने एक दूसरे को गले लगा लिया। अब कुछ दिनों बाद डेविड और कॉर्नेलिया की शादी का दिन भी आ गया। समांथा के मन में कॉर्नेलिया के प्रति जो गुस्सा था वो भी काफी कम हो चुका है। वो भी खुशी खुशी शादी में शरीक होती है। यहाँ कॉर्नेलिया के कुछ दोस्त शादी में आपस में बातें कर रही है। सुनने में आया है कि शादी के बाद डेविड और कॉर्नेलिया के साथ समांथा भी न्यूयॉर्क जाएगी। उसके रहते नए दंपत्ति कैसे खुश रहेंगे। आगे कहते हैं, कम से कम डेविड की माँ जो उम्र में बड़ी है उन्हें समझना चाहिए था कि शादी के बाद दोनों को प्राइवेट स्पेस चाहिए। वो चाहती तो ना कह सकती थी। समांथा ये सारी बातें सुनकर बहुत उदास हो गई, लेकिन वो न्यूयॉर्क जाने के बारे में ना नहीं कर सकती थी। जाने से पहले उसने नेली से मिलकर कहा, सुनो, मैं हमेशा के लिए न्यूयॉर्क में नहीं रहूंगी, ज्यादा से ज्यादा कुछ दिन रहकर वापस आ जाऊंगी। फिर हम साथ में क्रिसमस और नया साल सेलिब्रेट करेंगे, ठीक है? और हाँ, खत लिखना मत भूलना। उन दोनों का वो छोटा सा विदाई का दृश्य बहुत ही भावुक उठता है। अब न्यूयॉर्क शहर पहुंचकर समांथा के नई जिंदगी का अनुभव शुरू होता है। पहले रह रही जगहों से ये शहर बिल्कुल अलग है। चारों ओर ऊंची ऊंची इमारतें हैं। ऐसा महसूस होता है कि अच्छी तरह सांस भी लेने की जगह नहीं है। सभी लोग अलग अलग भाषाओं में बात करते हैं। गाड़ियों की आवाज चारों ओर गूंज रही है। समांथा ये सभी अनुभव नेली को खत में लिखकर बताती है। इतना ही नहीं, न्यूयॉर्क शहर की फोटो भी साथ में भेजती है। असल में उसने अपना प्रोजेक्टर नेली को दे दिया था। नेली वो तस्वीरें देखकर बेहद खुश हो उठी। जवाब में वो भी लिखती है, ये दूरी उनकी दोस्ती को बिल्कुल भी कम नहीं कर पाई। दोनों नियमित रूप से एक दूसरे के साथ जीवन की छोटी छोटी बातें खतों के माध्यम से साझा करते। इस बीच समांथा न्यूयॉर्क स्कूल में दाखिला ले चुकी है और नई जगहों के साथ तालमेल बिठा रही है।
एक रात डिनर टेबल पर कॉर्नेलिया और सामांथा साथ बैठकर खा रहे हैं। तभी डेविड सामांथा को एक खत देता है जो उसकी नानी ने भेजा है। लिखा है, मैं न्यूयॉर्क आ रही हूँ एडमिरल से मिलने। इसके बाद डेविड और सामांथा दोनों जोर जोर से हंसने लगे। कॉर्नेलिया हैरान होकर पूछती है, तुम लोग हंस क्यों रहे हो? डेविड ने कहा, माँ आ रही है एडमिरल से मिलने। जानती हो, वो एडमिरल ने माँ को कम से कम 1000 बार प्रपोज किया है। असल में वो बहुत ही दिलफेक है। ये सुनकर कॉर्नेलिया भी हंस पड़ी। अब तक तीनों साथ में एक खुशहाल परिवार बन गए हैं। फिर पता चला कि कॉर्नेलिया एक बड़े आंदोलन के लिए काम कर रही है, जो कि है महिला मत अधिकार आंदोलन। उस जमाने में महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं था, सिर्फ पुरुष ही वोट दे सकते थे। कॉर्नेलिया चाहती है कि महिलाएं भी नेता चुनने का अधिकार पाए। वो खुद इस दल की नेता है और कभी कभी उसके घर पर दल की बैठकें भी होती। उन बैठकों में सामांथा भी जाती। उस दल में एक धनी और साहसी महिला है जिसका नाम वंडर गर्ल है। उसका सामांथा से बहुत अच्छा संबंध बन जाता है। वंडर गर्ल सामाजिक सेवा का काम भी बहुत अधिक करती है। दूसरी तरफ यहाँ सामांथा की स्कूल टीचर ने घोषणा किया कि क्रिसमस के उपलक्ष्य पर सभी को एक भाषण लिखकर लाना होगा। टॉपिक है, कैसे अमेरिका को विकास के मार्ग पर आगे बढ़ाया जा सकता है। थैंक्सगिविंग के दिन सभी के भाषण सुने जाएंगे और वहाँ से बेस्ट 12 भाषण क्रिसमस पर प्रस्तुत किए जाएंगे। समांथा बहुत उत्साह से अपने भाषण की तैयारी करने में लग गई। उसके भाषण का विषय है, कारखानों का विकास करना होगा, तभी अमेरिका आगे बढ़ेगा। एक दिन उसे नानी के घर के काम करने वाली द्वारा भेजा गया एक खत मिलता है। नेली के पिता बुखार से पीड़ित होकर मारे गए। इसके बाद एडी की माँ ने तीनों बहनों को न्यूयॉर्क के एक अनाथालय में भेज दिया। ये खत पढ़कर न केवल समांथा बल्कि डेविड और कॉर्नेलिया भी बहुत दुखी होते हैं। खत में उस अनाथालय का नाम भी लिखा है। समांथा ने डेविड से पूछा, क्या आप जानते हैं कि यह अनाथालय कहाँ है? डेविड भी नहीं जानता, लेकिन पूरे शहर का चप्पा चप्पा ढूंढकर आखिर में उस जगह का पता लगा लिया। यहाँ समांथा चिंता में डूबी है। क्या वो नेली को खो देगी? कॉर्नेलिया ने उसे संभालते हुए कहा, चिंता मत करो डेविड, उन्हें जरूर ढूंढ निकालेंगे। तभी डेविड की आवाज सुन समांथा दौड़ती हुई कहती है, क्या आपने उन्हें ढूंढ लिया? हाँ, मैंने जगह ढूंढ ली है, लेकिन वहाँ उन्हें ढूंढ पाना इतना आसान नहीं है। तब कॉर्नेलिया बोली, मेरी एक दोस्त है जो प्रभावशाली है, वो हमें अंदर जाने में मदद कर सकती है। इसके बाद उसने फोन किया वंडर गर्ल को। उसने भरोसा दिलाया कि वो वहाँ फोन करके बता देगी ताकि उन्हें अंदर जाने दे। अब अगले दिन समांथा और कॉर्नेलिया चैरिटी के बहाने उस आश्रम में घुसते हैं। असल में उस वक्त कई अनाथ आश्रमों में नियम बनाए गए। कुछ लोग अपने रिश्तेदारों के बच्चों को गलत काम कराते थे। इन्हीं को रोकने के लिए ये व्यवस्था की गई थी। लेकिन समांथा ने वहां जाकर देखा कि बच्चे बहुत ही खराब हालत में हैं। उनसे नौकरों की तरह काम करवाया जा रहा है। ये देखकर समांथा और सहन नहीं कर पाती। अब वो आश्रम के अंदर गई। एक कमरे में बहुत छोटे छोटे बच्चे रखे गए हैं। उनके बीच वो नीली की 2 छोटी बहनों को देखती है, ब्रिगेड और जेनी। उन्हें देखकर वो बहुत खुश हो गई, लेकिन समांथा ने उन्हें सावधान किया कि किसी को कुछ मत बताना कि तुम मुझे जानती हो। मैं फिर आऊंगी और तुम्हें यहाँ से ले जाऊंगी। इतना कहकर अब वो ऊपर के कमरे में जाती है जहाँ बड़े बच्चे रहते हैं। फल देने के बहाने वो आखिर में नेली से मिली। नेली उसे देखकर जैसे फिर से जिंदा हो उठी। चालाकी से कॉर्नेलिया वार्डन को बात के बहाने अपने साथ ले गई, जिससे कि नेली और समांथा को थोड़ा बात करने का मौका मिल सके। समांथा कहती है, बाहर इतनी ठंड है, तुम्हें ग्लव्स भी नहीं देते? नेली ने कहा, यहाँ तो खाने का भी इंतजाम नहीं होता, ग्लव्स वो तो दूर की बात है। ये सब छोड़ो, तुम कैसी हो? समांथा थोड़ी देर चुप रहती है और कहा, ठीक हूँ, लेकिन तुम्हारे बाबा की बात सुनकर बुरा लगा। नेली ने तब नजरें नीची करके कहा, अभी ये सब सोचने का काम नहीं है। मेरी बहनों से क्या मुलाकात हुई? समांथा कहती है, हाँ, वो अपने कमरे में है। तुम नहीं मिली उनसे? नेली ने गहरी सांस छोड़ते हुए कहा, नहीं, मुझे उनसे मिलने नहीं देते। वो सोचते होंगे कि मैं उन्हें छोड़कर चली गई हूँ। जाओ और उन्हें समझाओ कि मैं कहीं नहीं गई। समांथा बोली, मैं उन्हें समझाऊंगी और मैं तुम सबको जल्द ही यहाँ से जरूर ले जाऊंगी। अब नीली ने धीरे से कहा, मैं हर दिन शाम 4 बजे कूड़ा फेंकने बाहर आती हूँ। समांथा ने तब कहा, ठीक है, उस समय मैं पीछे के रास्ते से आऊंगी, तुम तैयार रहो। अगले दिन समांथा स्कूल में जाकर एक बड़ा टोकरी रखती है जिसमें स्टूडेंट्स अपने पुराने कोट, ग्लव्स, गर्म कपड़े दान कर सकते हैं। उसने सभी को बताया कि अनाथ आश्रम के कई बच्चों को इसकी जरूरत है। स्टूडेंट्स भी आगे आते हैं,
कोई कहता है कि हमारे घर में पुराने ग्लव्स रखे हैं, हम कल लेकर आएंगे। फिर शाम 4 बजे समांथा आश्रम के पीछे के दरवाजे पर गई और नेली को वहाँ देखकर खुश हो जाती है। समांथा उसे खाने को देती है। नेली ने कहा, मुझे जाना होगा, वार्डन मुझे डराती है कि काम ठीक से नहीं करने से मुझे ट्रेन में बिठा देगी। मैं अपने बहनों से अलग नहीं होना चाहती। समांथा ने तब उसे आश्वासन देते हुए कहा, डरो मत, मैं तुम तीनों को बाहर निकालूंगी। लेकिन फिर उसे याद आया कि कॉर्नेलिया और डेविड की शादी के दिन उसके दोस्त कह रहे थे कि समांथा अब यहाँ बोझ बन गई है। ये बात उसके दिमाग में घर कर गई है। वो सोचने लगी, अगर मैं खुद बोझ बन गई हूँ तो इन तीनों को साथ में कैसे रख पाऊंगी। कोई दूसरा रास्ता ढूंढना होगा। अब थैंक्सगिविंग का दिन आ गया। शहर में उत्सव की तैयारी हो रही है। समांथा अब देर नहीं करती। वो फिर शाम 4 बजे पीछे के दरवाजे से आई और फैसला किया कि इस बार वो तीनों को जरूर बाहर निकालेगी। लेकिन नेली को पकड़े जाने का डर सता रहा है। समांथा ने हिम्मत देते हुए कहा कि तुम सिर्फ वार्डन के कमरे में जाकर छुप जाओ, बाकी मैं संभाल लूंगी। अब समांथा स्टाफ को व्यस्त रखती है और स्कूल से मिली डोनेशन की चीजें एक टोकरी में भरकर वार्डन के कमरे में रखने गई। तभी वार्डन वहाँ आई और जिस स्टाफ ने समांथा को डोनेशन की चीजें रखने को कहा था, उसने वार्डन को बताया, किसी से बहुत सारे पैसे डोनेशन में आए हैं, उन्हें मैं बैंक में जमा कर देती हूँ। वार्डन ने पैसे छीनकर कहा, नहीं, मैं ही रख दूंगी। अब वार्डन अपने कमरे में आकर दान की हुई रकम का आधा हिस्सा अपने जेब में रख लेती है और बाकी बैंक में जमा। तब पता चला कि दान की रकम तो असल में सभी बच्चों पर इस्तेमाल ही नहीं होती, क्योंकि वो वार्डन रख लेती है। यहाँ कमरे में उसके अलावा और 4 लोग छुपे हैं। अचानक जेनी ने डर कर चिल्ला दिया। वार्डन उनका पीछा करती है, चोर चोर, मेरे सारे पैसे चोरी कर लिए। लेकिन तब तक सभी के सभी भाग चुके होते हैं। समांथा ने अपने घर के खाली कमरे में उन्हें छुपा दिया और फिर उन्हें कुछ खाने को देती है। ब्रिगेड तो खाना देखकर खुशी से उछल पड़ी, क्योंकि अनाथ आश्रम में उसे कभी इतना खाना नहीं मिला था। नेली ने सबको समझाया कि यहाँ चुपचाप रहना होगा, बिल्कुल आवाज नहीं करनी, अगर कोई जान गया तो हमें बाहर निकाल देंगे। छोटी जेनी चुपचाप है, वो कुछ नहीं बोलती। फिर नेली ने कहा, तुम हमारे लिए जो कर रही हो उसका मैं कैसे धन्यवाद दूं समांथा। वो उसे गले लगाकर कहती है, दोस्ती में धन्यवाद किस बात का, अगर मैं मुश्किल में होती तो क्या तुम मेरी मदद नहीं करती। ठीक उसी वक्त दरवाजे पर आवाज आई। समांथा ने जाकर देखा, वार्डन मेड से कह रही है, तुम्हारे घर की लड़की आश्रम से 3 अनाथ बच्चों को चोरी करके लाई है। समांथा वही खड़ी है। वार्डन ने आगे कहा, उन्होंने मेरे कमरे से $200 भी चोरी किए हैं। अब मेड गुस्से में बोली, हमारे घर की लड़की पर इतना बड़ा आरोप लगाना ठीक नहीं, अगर चाहती तो उसके अंकल करोड़ों रुपए दे सकते हैं, वो चोरी क्यों करेगी। आप अभी के लिए यहाँ से चले जाइए। कोई रास्ता न पाकर वार्डन वहाँ से चली गई। फिर समांथा ने उन्हें वहाँ अच्छी तरह से छुपा दिया और ये भी ध्यान रखती है कि कोई उन्हें देख न पाए। लेकिन एक दिन ब्रिगेड की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई, उसे बुखार आया है। जेनी समांथा का हाथ पकड़कर ब्रिगेड के पास ले आई। नेली तब घर पर नहीं होती। समांथा ने टेबल पर देखा कि फैक्ट्री में एक नौकरी के विज्ञान पर मार्क लगा हुआ है। उसने वहां जाकर देखा कि फैक्ट्री में छोटे छोटे बच्चे काम कर रहे हैं और तभी एक बच्चे का हाथ मशीन में फंस जाता है। तुरंत एक और को बुलाया गया, लेकिन उस बच्चे को कोई इलाज नहीं दिया जाता। अब समांथा नेली को लेकर घर लौट आई। अपनी बहन की ऐसी हालत देख वो रोने लगी। मैंने बाबा को खोया है, अब अपनी बहन को किसी भी हालत में खोना नहीं चाहती। समांथा बोली, तुम डरो मत, मैं अंकल को सब कुछ बताऊंगी। इसके बाद समांथा ने डेविड के पास जाकर नेली को छुपा कर लाने और बुखार दोनों ही बातें बता दी। डेविड ने तुरंत डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर ने बताया, बड़ी कोई समस्या नहीं है, 2-3 दिन में ठीक हो जाएगा। अब नेली ने डेविड से कहा कि वार्डन ही सारी चीजों की अपराधी है, कैसे वहाँ बच्चों को तकलीफ दी जाती है। तब कॉर्नेलिया ने फैसला लिया कि वार्डन के खिलाफ वो कार्रवाई करेगी। फिर डेविड ने समांथा से कहा, अगर तुम पहले मुझे ये सब बता देती तो मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं होती। तुम तो मेरी बेटी हो समांथा, क्या तुम अभी भी समझ नहीं पा रही कि मैं तुम्हें कितना प्यार करता हूँ। समांथा तब आंखें नीचे करके कहती है, आंटी की दोस्त ने शादी के दिन कहा था कि मैं आप लोगों की जिंदगी में एक बोझ हूँ और मेरी वजह से आपका जीवन कभी खुशहाल नहीं होगा। तभी मुझे लगा कि अगर मैं ही बोझ हूँ तो मेरे दोस्तों की कोई अहमियत ही नहीं होगी। कॉर्नेलिया ने तब समांथा से कहा,
वो मेरे दोस्त नहीं है, दोस्त के नाम पर कलंक है। मैंने तो सिर्फ सामाजिक कारणों से उन्हें इनवाइट किया था। वो सब मुझे ईर्ष्या करती है। तुम जानती हो तुम्हारे बिना हमारा जीवन कितना खाली हो जाता। तुम बेटी हो हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी दौलत हो तुम। समांथा रोते रोते कहने लगी, तुम मुझसे एक वादा करो कि नेली, ब्रिगेड और जेनी को किसी भी हालत में अनाथ आश्रम वापस नहीं भेजोगे। ये सुनकर कॉर्नेलिया बहुत भावुक हो गई। उसने तुरंत सरकारी ऑफिस से संपर्क कर अनाथ आश्रम में वार्डन के खिलाफ शिकायत दर्ज की। एक प्रभावशाली महिला अधिकारी के इंटरफेरेंस से वार्डन को नौकरी से हटा दिया जाता है। इसके बाद दिखाया जाता है थैंक्सगिविंग का आखिरी दिन है। समांथा के स्कूल में 12 बेस्ट स्पीच कंपटीशन का आयोजन किया गया है। टॉपिक है अमेरिका को विकास के रास्ते पर लाने के लिए क्या करना होगा। एक बच्चे ने आकर स्पीच दी कि फैक्ट्री बनाना जरूरी है, उससे उन्नति होगी। समांथा ने इसी टॉपिक पर ही लिखा है, लेकिन वो इसके बारे में स्पीच न देकर कहती है, देश की उन्नति फैक्ट्री के लिए जरूरी है, लेकिन उससे भी जरूरी है बच्चों से काम बंद करवाना। मेरी एक दोस्त मेरी ही उम्र की है, वो फैक्ट्री में काम करती है। उसके जैसे सैकड़ों बच्चे सुबह से रात तक ठंड में बिना ग्लव्स और गर्म कपड़े पहने काम करते रहते हैं। उन्हें ना कोई शिक्षा मिलती है और ना ही किसी का प्यार मिलता है। उन्हें तो इंसान भी नहीं समझा जाता। ऐसी स्थिति में चाहे कितनी भी फैक्ट्री बना लो, कोई विकास नहीं होगा। अगर हम सच में देश को विकास के रास्ते पर देखना चाहते हैं तो सबसे पहले बाल श्रम यानी चाइल्ड लेबर बंद करना होगा और सभी को मुफ्त में शिक्षा देनी होगी। उसकी बात और भावना वहाँ बैठे सभी को प्रभावित कर देती है। उस वक्त समांथा की नानी भी वहाँ मौजूद थी। उन्होंने कहा, वाह मेरी नातिन, न्यूयॉर्क आकर इतना कुछ सीख गई। क्या शानदार भाषण उसने दिया। और सबसे आश्चर्यजनक बात ये थी कि नानी के पुराने दोस्त यानी एडमिरल साहब, जो कि एक प्रभावशाली राजनीतिक है, उन्होंने भी भाषण सुनकर कहा, तुम बिल्कुल सही मुद्दे पर बात कर रही हो। मैं मंत्री से बात करूंगा। हम बाल श्रम पर प्रतिबंध लगाएंगे और सभी के लिए शिक्षा कानून लाएंगे। अब घर लौटकर डेविड और कॉर्नेलिया ने समांथा से कहा, हमें तुम पर बहुत गर्व है बेटा। हमने एक निर्णय लिया है जो कि इस क्रिसमस पर तुम्हारे लिए एक सरप्राइज रहेगा। इसी तरह क्रिसमस का दिन भी आ गया। चारों ओर खुशियों का माहौल छाया है। तब सबको बताया गया, डेविड और कॉर्नेलिया ने फैसला किया है कि उन्होंने चारों बच्चियों को गोद ले लिया है। अब वो सभी एक परिवार है। ये सुनकर चारों की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। जेनी, जो माँ की मौत के बाद बोलना बंद कर चुकी थी, खुशी में कहती है, अब हम सब एक साथ रहेंगे। नेली और समांथा ने एक दूसरे को गले लगा लिया। अब समांथा की नानी ने भी कहा, मैं भी इन तीनों लड़कियों को अपनी नातिन स्वीकार करती हूँ। मैं सभी से समान रूप से प्यार करूंगी। फिर वो सभी मिलकर अनाथ आश्रम के बाकी बच्चों के लिए तोहफे लेकर जाते हैं। और इसी हंसी खुशी दृश्य के साथ हमारी आज की ये शानदार कहानी भी यही समाप्त होती है। दोस्तों, बच्चे ही हमारे देश का भविष्य है, इसीलिए बाल श्रम बंद होना चाहिए। धन्यवाद दोस्तों। तो आज की कहानी कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो पक्के से लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। फिर मिलती हूँ अगली कहानी के साथ। तब तक बाय बाय फ्रेंड्स।